स्वागत है बच्चों आपका जीव विज्ञान की दुनिया में ई आचार्य के प्लेटफार्म पर, भारत का नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफार्म, जहां पर विषय वस्तु सिर्फ पढ़ाई ही नहीं जाती बल्कि समझाई भी जाती है। बच्चों, मैं आपके साथ हूं डॉक्टर प्रदीप पांडे और हम लोग जीव विज्ञान के 7वें अध्याय अर्थात आपके विज्ञान की पुस्तक में वर्णित जीव विज्ञान से संबंधित विषय वस्तु का दूसरा अध्याय, ठीक है, लेकिन उस पुस्तक का 7वां अध्याय और वह है नियंत्रण एवं समन्वय अर्थात रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। शरीर के अंदर किस तरह से अंगों का आपसी तालमेल होता है, किस तरह से उन पर नियंत्रण होता है और किस तरह से वो कार्य करते हैं, इस नियंत्रण में यही इस चैप्टर में पढ़ना है बच्चों। इसके पहले आपने ढेर सारी जानकारियां इसके पहले वाले चैप्टर में ली थी। सजीव के विषय में सजीव के लक्षण क्या होते हैं, कौन कौन से लक्षण सजीव प्रदर्शित करता है, उनमें से किन किन लक्षणों को हम लोग विशिष्ट लक्षण मान सकते हैं और क्या उसके अपवाद थे, यह सारी चीजें बच्चों स्पष्ट रूप से बताई गई। उसके साथ ही साथ वहां पर मानव से संबंधित कुछ विशेष तंत्र की चर्चा की गई, मानव से संबंधित कुछ विशेष तंत्र की चर्चा की गई, जिसमें पोषण अर्थात पाचन तंत्र, श्वसन अर्थात श्वसन तंत्र, सर्कुलर तंत्र अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसके अंदर हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाओं की चर्चा की गई, रुधिर वाहिनियों की चर्चा की गई। उसके बाद से बच्चों हम लोगों ने चर्चा किया था जनन के विषय में और उसके बाद एक्सक्रेशन के विषय में अर्थात उत्सर्जन के विषय में, ठीक है। ढेर सारी बातें वहां बताई गई बच्चों, अभ्यास भी कराया गया, प्रश्न भी कराया गया। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जितने भी हमारे शरीर के अंदर सिस्टम हैं अर्थात तंत्र हैं, वह पाचन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो या उत्सर्जन तंत्र हो, जितने भी तंत्र हैं वह एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं अर्थात एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए काम करते हैं। और इनका मालिक कौन होता है अर्थात इनको दिशा निर्देश कौन देता है, उसके विषय में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपका ये जो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, किन किन अंगों के द्वारा और उनके किन किन सिक्रीशंस के द्वारा बॉडी की कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म चलती है बच्चों, उनके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आपके चैप्टर में दो चीजों के विषय में चर्चा की गई है। कौन कौन सी चीजें हैं? एक है नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। क्या है बच्चों? नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। और दूसरा क्या है? हार्मोन्स अर्थात इंडोक्राइनल सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले स्राव, ठीक है। दो चीजें कौन कौन सी हो गई? नर्वस सिस्टम और दूसरी कौन सी हो गई? इंडोक्राइनल ग्लैंड्स अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले स्राव। बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत हम इन्हीं दोनों की विस्तृत व्याख्या करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले यदि हम बात करें कंट्रोल की, तो कंट्रोल का मेन जो रिस्पॉन्सिबल मैकेनिज्म है वह है नर्वस सिस्टम। और हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम? ब्रेन की। ब्रेन उससे जुड़ा हुआ स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और उससे जुड़ा हुआ स्पाइनल कार्ड, इन दोनों को मिला के क्या होता है बच्चों? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसी से निकल के बहुत सारी ब्रांचेज अलग अलग अंगों में अलग अलग कार्यों को निर्देशित करने के लिए जाती हैं और उनका समन्वय करती हैं, उनसे उस तरह के कार्य करवाती हैं जिसके लिए वह अंग बने हुए हैं, हमारे शरीर में उपस्थित हैं। बच्चों, आइए देखते हैं
क्या क्या है इस चैप्टर के अंतर्गत। पिछले अध्याय में ढेर सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी कि गतिशील है तो वह सजीव है, आपने देखा था कि मोशन है तो सजीव है, वृद्धि होनी चाहिए, श्वसन होना चाहिए, उपापचय होना चाहिए, जनन होना चाहिए, ये सब किसके लक्षण थे बच्चों? सजीव के लक्षण थे, अर्थात जिनमें जीवन है, यह सब जीवन के लक्षण थे। उनका कोशिकीय संरचना होना चाहिए, ठीक है। अब यह सारी चीजें बच्चों, यह सब A to Z ये सब आपको बता दिया गया था पिछले ही टर्म पे, पिछले चैप्टर्स में इनकी चर्चा कर दी गई थी। अब जो मेन हमें आज पढ़ना है वह है जंतु तंत्रिका तंत्र, अर्थात हमारे अंदर नर्वस सिस्टम की क्या भूमिका है, यह किनसे मिलकर बना होता है, उन्हीं की चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारी बातें बच्चों क्लास 9th में बताई जा चुकी हैं, जो बेसिक चीजें हैं, बाकी उसके आगे की हम लोग यहाँ जानेंगे। जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। इसमें से ढेर सारी बातें क्लास 9th में ही पढ़ी जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बेसिक से लेके चलेंगे बच्चों, और एक एक चीज हम लोग जानेंगे समझेंगे। जैसे आप कहीं बैठे हैं या खड़े हैं, अचानक आपके पैर में, पैर की उंगली में कोई पिन चुभ जाए, आपको तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पता चल जाता है। आप कहीं हैं और अचानक कोई गर्म चीज या बहुत ठंडी चीज आपके हाथों से छू जाए तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में तुरंत पता चल जाता है आपको। बच्चों यह काम किसका है? यह काम है नर्वस सिस्टम का, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अर्थात सेकेंड के भी 10वें, 50वें, 100वें हिस्से में यह जानकारी हमारे तक पहुंच जाती है कि हमारे पैर में कोई पिन चुभ गया, या हमारा हाथ किसी गर्म चीज से छू गया, या फिर हमारे हाथ में किसी कीड़े ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, ठीक, जो नॉर्मली होता है बच्चों। उसके बाद हम अक्सर यह देखते हैं कि जो आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि, अर्थात जो हमारे अंदर और ग्राही यंत्र हैं, अर्थात जो बाहर के संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, स्टिमुलाई को ग्रहण करते हैं, उनमें कौन कौन से हैं? एक तो त्वचा हो गई। त्वचा में आपने क्या जाना कि कहीं गर्म छू गया, या आपके हाथ से कहीं ठंडा छू गया, या फिर किसी कीड़े ने काट लिया, या पिन चुभ गया। यह क्या है बच्चों? त्वचा भी एक संवेदी अंग है, क्योंकि यहाँ पर भी तंत्रिकाओं का जाल बिछा रहता है। आपके त्वचा में भी तंत्रिकाओं का जाल बिछा रहता है। अब वही इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाती हैं और तुरंत आप हाथ अपना वहां से हटा लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह से कुछ और संवेदी अंग हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जैसे नाक। कोई भी गंध हो, किसी तरह की सुगंध हो या दुर्गंध हो, दोनों की ही पहचान आप तुरंत कर लेते हैं, ठीक है। किचन में, रसोई घर में क्या बन रहा है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है आपके पास तक, यह भी आप तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं। बच्चों यह हम लोगों में तो थोड़ा कम डेवलप है सूंघने की क्षमता, लेकिन जो जंगली जानवर हैं, खासकर जो शिकारी जानवर हैं, जैसे शेर, चीता, इन लोगों में यह टेक्निक बहुत डेवलप है। घर में आपने जो कुत्ता पाल रखा है, उसके अंदर भी सूंघने की क्षमता बहुत जबरदस्त होती है। आपने अक्सर देखा होगा कुत्तों को ट्रेंड किया जाता है, और पुलिस और आर्मी के लोग इन कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे एक्सप्लोजिव है या कहीं पे इस तरह की कोई घटना, दुर्घटना हुई है, यहाँ तक कि बच्चों मर्डर की कई सारी गुत्थियों को भी कुत्तों ने सॉल्व कर दिया है सिर्फ सूंघ के। अर्थात सूंघते सूंघते वह वहां तक पहुंच गए, या उन्होंने कुछ ऐसा सामान बरामद करवा दिया जिससे कि हत्यारे का पता चल गया। तो कहने का अर्थ यह है बच्चों कि जीवों के अंदर
सूंघने की शक्ति होती है। और वह शक्ति कैसे होती है भाई? जो भी स्मेल है, आपने अगरबत्ती जलाई या सेंट लगाया, तो वह क्या है? वह एक केमिकल के फॉर्म में आपके नाक के अंदर आके, नाक के अंदर पाई जाने वाली एक झिल्ली होती है बच्चों, जिसे बोलते हैं निडेरियन मेम्ब्रेन, निडेरियन झिल्ली। उस झिल्ली पे जब उस सुगंध या दुर्गंध के कण, जो केमिकल्स हैं, वो आके जब चिपकते हैं, तो तुरंत वहां पे स्थित जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत वो संदेश भेजता है ब्रेन को। अब ब्रेन उसे डिटेक्ट करके बताता है कि यह सुगंध है या दुर्गंध है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की चीजें हमारे अंदर है कि हम सूंघ के भी जान लेते हैं। दूसरा क्या है? हमारी जिह्वा, हमारा टंग। आप कुछ भी खाते हैं, चाहे चॉकलेट खाएं, नमकीन खाएं या फिर मीठा खाएं, जीभ पे रखते ही आपको पता चल जाता है कि अमुक वस्तु मीठी है, तीखी है, नमकीन है या खट्टी है। तो हमारी जीभ भी क्या है बच्चों? जीभ भी एक तरह की सेंसरी ऑर्गन है, जिसमें क्या होते हैं? तंत्रिका तंत्र बिखरे होते हैं। ठीक है, और इन तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है? जो भी वस्तु इस जीभ पे आके टकराती है, इस पे रखी जाती है, इसके अंदर जो पैपिला हैं, पैपिला में सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं और उनका कनेक्शन कहाँ से होता है? सीधे सीधे तंत्रिका तंत्र से। आप क्या खाते हैं, किस तरह का खा रहे हैं, ये सारा स्वाद कैसे पता चलता है बच्चों? जीभ में, टंग में स्थित तंत्रिका तंत्र के जाल से, और वह ब्रेन आपका डिटेक्ट करके बताता है कि आप क्या खाते हैं। ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा अगर जो आपको बहुत सर्दी जुकाम हो जाए, बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम आपको हो जाए, नाक बहने लगे, तो आपको गंध का पता जल्दी नहीं लग पाता है। अर्थात सुगंध या दुर्गंध, आप अगर जो माइल्ड है वो सुगंध या दुर्गंध, तो आप नहीं बता पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि निडेरियन मेम्ब्रेन म्यूकस से ढक जाती है। ठीक है बच्चों, अभी अभी जो कोविड-19 चल रहा है, कोरोना काल में आप जी रहे हैं बच्चों, और कोरोना के लिए ये बताया जाता है कि जिसको कोरोना हो जाता है वह कुछ सूंघ नहीं पाता। इसमें कोई नई बात है ही नहीं बच्चों, यह तो वर्षों से है, वर्षों से चला आ रहा है कि भाई आपको जब सर्दी, कोरोना का एक विशिष्ट लक्षण क्या है? सर्दी जुकाम होना, जिनमें सिम्टम प्रदर्शित होता है, लक्षण प्रदर्शित होते हैं। तो जिनको सर्दी जुकाम होगा उनकी नाक बहेगी, उनकी नाक जाम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है निडेरियन मेम्ब्रेन पे म्यूकस जम जाएंगे, तो वो जो गंध होगा, स्मेल होगा, उसे वह नहीं ले पाएगा, नहीं बता पाएगा। इसमें आश्चर्य क्या है? यह कोरोना का विशेष लक्षण नहीं है बच्चों। कुछ चीजें हैं जो भय पैदा की जा रही हैं, भयग्रस्त किया जा रहा है लोगों को। दिस इज नॉट ओनली द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोरोना वायरस। यह किसी भी जो कॉमन फ्लू का वायरस है, सर्दी का वायरस है, उसके द्वारा भी यही होता है। आप महसूस कीजिए कि जब आपको सर्दी जुकाम हो जाता था, जब कोरोना नहीं आया था, तो तब भी आप जल्दी कुछ चीजें नहीं सूंघ पाते थे, या जिसको भी होता था वो जल्दी गंध दुर्गंध ये सब नहीं ले पाता था। तो ये कोरोना से कोई इसका लेना देना नहीं है, इसके बहुत पहले से चलता आ रहा है कि सर्दी जुकाम होने पे आदमी जल्दी से किसी चीज को सूंघ नहीं पाता है, यहाँ तक कि सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो जीभ का भी स्वाद खराब हो जाता है। इसमें सिर्फ कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए डोंट बी पैनिक अबाउट कोरोना। ठीक है, तो इस तरह के जो गंध हैं, जो स्वाद हैं, और उनको लेने के लिए हमारे अंदर जो तंत्रिकाएं हैं बच्चों, उनके विषय में हम लोगों ने जाना। हमारी आंख भी यह विजुअल के लिए है, देखने के लिए है, और इसके अंदर भी रेटिना से जुड़ी हुई जो नर्व्स हैं वह बताती हैं कि दृश्य कैसा है, क्या आप देख रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं। यह सारी इंफॉर्मेशन आपके तंत्रिका तंत्र के माध्यम से आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में भेजी जाती है, अब वहां से फोटो का डायग्नोसिस होती है। बच्चों, इसी तरह का एक और सेंसरी ऑर्गन है आपका कान, अर्थात आपके जो कान हैं, जो ईयर हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग एंड आल्सो फॉर बैलेंसिंग। आपके कान का काम क्या है? आप कहेंगे सुनना, ठीक है, सुनना तो काम है ही है,
लेकिन उसका एक और बेसिक फंक्शन है, वह है बैलेंसिंग। कान आपका बैलेंसिंग का भी काम करता है, बैलेंस बनाए रहने का भी काम करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इतनी सारी चीजें हम लोगों ने जाना समझा। आपके आंख पे यदि पट्टी बांध दी जाए और सेंट की शीशी खोल दी जाए तो उससे कोई लेना देना नहीं है, पट्टी बंधी रहेगी तब भी सुगंध तो आएगी, आप जान जाएंगे सेंट खुला है। आपकी आंख पे पट्टी हो और आपके जीभ पे एक रसगुल्ला रख दिया जाए, आप बता देंगे कि क्या है वो, मीठी चीज है, या फिर आपकी जीभ पे खटाई का एक टुकड़ा रख दिया जाए बच्चों, तुरंत आप बता देंगे कि ये खटाई है। यह सब कैसे हो गया बच्चों, बिना देखे आंख पे आपकी पट्टी बनी है लेकिन आप बता देते हैं कि यह खटाई है कि मिठाई है। यह किसका कमाल है बच्चों, तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, घर में अंदर आप बैठे हुए हैं और बाहर से कोई आपको आवाज लगाता है, आप अंदर बैठे बैठे उसकी आवाज को सुन के यह पहचान लेते हैं कि वह कौन है। वह कौन है, कोई आपका परिचित है या अपरिचित है, यह किसका कमाल है बच्चों, तंत्रिका तंत्र का। क्यों, जो भी साउंड वेव्स, जो भी ध्वनि तरंगे आपके कान के पर्दे से टकराती हैं और वहां से वह अंदर की तरफ भेजी जाती हैं और फिर ऑडिटरी नर्व अर्थात जो सुनने के लिए तंत्रिका तंत्र है हमारे कान में, वह सीधे उस आवाज को, उस वेव्स को कहाँ भेज देता है, दिमाग में। अब वो डिस्टिंग्विश करके बताता है बच्चों कि जो आपको बुला रहा है वो कौन है। ठीक है, तो इतना कमाल है बच्चों, यह तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि तंत्रिका तंत्र क्या क्या करता है। इसके अलावा आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे भी इसका ढेर सारा प्रभाव है, उसी के विषय में हम लोग जानेंगे समझेंगे। ठीक है, यह सारी चीजें कि गर्म पदार्थ को छूना, ये सारी चीजें, ये सब तो बताया जा चुका कि जिह्वा, नाक, आंतरिक कर्ण, इंटरनल ईयर्स जिसकी बात की जा रही है, ये सारी चीजें हो गई। इसमें आप यहां पे लिख सकते हैं हियरिंग के लिए जो आपका नोज है, यह सब, इसमें कोई नई बात नहीं बच्चों, ये सब आप जानते हैं। स्मेलिंग अर्थात सूंघने के लिए जो आपकी टंग है, टंग किस लिए है, टेस्ट लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए। ठीक है, इसी तरह से बच्चों यदि हम कुछ और की बात करें, आइज विजन के लिए और बाकी भी चीजें हैं जिनसे रिलेटेड आगे आता रहेगा, हम लोग पढ़ते रहेंगे। बच्चों यहां पर अब आते हैं कि तंत्रिका तंत्र अर्थात यह सूचना, मच्छर ने काटा, पिन चुभ गया, उसके बाद आपने जीभ पे रसगुल्ला रखा या खटाई रखा, आपने किसकी आवाज सुनी, किसकी आवाज नहीं सुनी, कौन परिचित है कौन अपरिचित है, आपके नाक में जो आ रही है गंध वह किसी परफ्यूम की है, अगरबत्ती की है, या किसी सड़े गले की आ रही है, दुर्गंध आ रही है। यह सारी चीजें आप कैसे जानते हैं, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जानते हैं। बच्चों आइए देखते हैं कि यह जो तंत्रिका तंत्र है इसकी संरचना कैसे होती है। बच्चों जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र को बिल्कुल एग्जैक्ट आप अपने घर में जो बिजली सप्लाई है उससे तुलना करिए। एग्जैक्ट जो बिजली की सप्लाई आपके घर में हो रही है वहां से तुलना कीजिए। कैसे होता है भाई, बिजली आपके घर में जो आती है वह कहाँ आती है, पहले एक बोर्ड में आती है घर में, बाहर से बिजली जो आ रही है वो एक बोर्ड में आती है,
वहाँ पर मीटर वगैरह लगा होता है, एमसीबी लगा होता है, कंट्रोलर लगा होता है, यह आप लोग जानते होंगे, आपके घर में भी लगा होगा। वहाँ से बच्चों वह वायर्स के द्वारा पूरे घर में प्रवाहित कर दी जाती है, फैला दी जाती है। वायर्स कैसे होते हैं भाई? वायर्स ऊपर से प्लास्टिक की कोटिंग होती है और उनके अंदर क्या होता है? मेटल का वायर होता है, जैसे एल्युमिनियम हुआ या कॉपर हुआ। ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा तार के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है और उसके अंदर एल्युमिनियम या कॉपर का वायर होता है, मेटल होता है। ठीक है, जगह जगह स्विच बोर्ड होते हैं, आपके हर एक कमरे में स्विच बोर्ड होता है और उससे जुड़े हुए पंखा, लाइट या अन्य जितने भी एसेसरीज आपके घर में हैं, वह सारी चीजें चलती हैं। बच्चों ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में भी तंत्रिका तंत्र ऐसे ही फैला होता है और वह अपना काम करता रहता है। ठीक है, जिस तरह से मेन सप्लाई है और वहां से पूरे घर में सप्लाई होती है, ठीक उसी तरह से ब्रेन और स्पाइनल कार्ड अर्थात आपके शरीर में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मेन वह बोर्ड है जहां से बाकी सभी अंगों को तंत्रिका तंत्र की सप्लाई की जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक तंत्रिका तंत्र का फोटो बना हुआ है, इसे आप देखेंगे ध्यान से, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे बच्चों ये है फिगर, देखिए ये है तंत्रिका तंत्र का फिगर बना हुआ है। इनमें जो मेन बॉडी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें जो संदेश प्रवाहित होता है बच्चों, उनकी डायरेक्शन क्या होती है? इधर से इधर की तरफ। जो सेंसेशंस प्रवाहित होते हैं उनकी दिशा कहाँ से होती है? कोशिका काय से लेके जो ध्रुमिकाएं हैं, यहाँ देखिए ध्रुमिका, इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स बोलते हैं। यह न्यूक्लियस है। ठीक है, और यह तंत्रिका का अंतिम सिरा है बच्चों। यह इसको आपकी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन यदि आप एडिशनल जानकारी चाहें तो इसे लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसे बोलते हैं स्वान सेल। ठीक, क्या बोलते हैं? स्वान सेल। यह एक स्वान कोशिका, स्वान कोशिका। ठीक है, और बच्चों यह जो नोड है क्या बोलते हैं? जो तंत्रिकाक्ष है इसको क्या बोलते हैं? इसका भी एक नाम है, यह भी आप यदि याद रख सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, यह जो दो स्वान सेल के मध्य में जो गैप है उसे क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। और यह जो स्वान सेल है, जो कोशिकाएं हैं, यह कोशिकाएं ही लेमिनेशन का काम करती हैं, तंत्रिका तंत्र के ऊपर लेमिनेशन का काम करती हैं। जिस तरह से आपके घर में बिजली के तार के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, प्लास्टिक का लेमिनेशन होता है, ठीक उसी तरह से तंत्रिका के ऊपर भी स्वान कोशिकाओं की लेयरिंग होती है, स्वान कोशिकाओं की कवर होती है, उनकी कोटिंग होती है, और उनके बीच बीच में जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं या नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। बच्चों यह दो जानकारियां हैं, यदि आप इसे याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तंत्रिका का अंतिम सिरा यह क्या होता है? जिसे लास्ट सिरा बोलते हैं। यहीं से ट्रांसमिशन होता है केमिकल का, और उसका फोटो यहाँ पे दिखाया गया है स्पष्ट रूप से। ये देखिए, ये है तंत्रिकाक्ष। यह क्या है बच्चों? तंत्रिकाक्ष है। सॉरी, इसे यहां से करिए। यह जो नोट्स है इसका नाम अलग है, यहां से लिखिए।
तंत्रिकाक्ष ये श्वान सेल के अंदर जो एक्सॉन है इसको बोलते हैं बच्चों एक्सॉन। ठीक, जो अंदर है, जो येलो कलर की लाइन दिख रही है उसे क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। और इसी के जो श्वान सेल के बीच बीच में जो गैप है, जो नोड्स हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ठीक है, यहां पर जो तंत्रिकाक्ष है बच्चों, तंत्रिकाक्ष अर्थात एक्सॉन का ये अंतिम सिरा है, यहां देखिए यही अंतिम सिरा है। यह किसी पेशी अर्थात किसी भी अंग के पेशी में इस तरह से फैला होता है। ठीक है, यह देखिए पेशी फाइबर है, मतलब मसल। यह क्या है? मसल फाइबर। ठीक है, यह इसके अंदर आके प्रवेश कर जाता है और इसमें उपस्थित केमिकल इस मसल के अंदर स्रावित हो जाता है और वह अपने अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसे वहां पे भेज देता है। ठीक, जब ही यह इंफॉर्मेशन इस मसल तक पहुंचता है तुरंत मसल उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर देती है बच्चों। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में आपको बताया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है, अर्थात कोशिका का शक्ति गृह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। यहाँ भी वह काम करता है। आइए देखते हैं पहले आपकी किताब में क्या क्या लिखा है। एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुवाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। विद्युत आवेग मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा होती है। अर्थात जो तंत्रिका तंत्र है उसमें भी विद्युत धारा ही प्रवाहित होती है, जिस तरह से आपके घर के बिजली के तार में होती है, बशर्ते यह बहुत कम होता है, मिली वोल्ट में होता है बच्चों, लेकिन काम तो करता ही है। ये धारा प्रवाहित होना बंद हो जाए तो सारा सिस्टम फेल। आपकी बॉडी में जितनी मिली वोल्ट में ही धारा प्रवाहित हो रही है उसी से आप सारा काम कर रहे हैं। यदि वो धारा बंद हो जाए तो आपके शरीर की ठीक वही हालत होगी जो बिजली चले जाने के बाद से आपके घर की हालत होती है। ठीक, यह आवेग ध्रुविका से कोशिकाएं तक जाता है और तब तंत्रिका डायरेक्शन में हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। डायरेक्शन बताया जा चुका है बच्चों इंपल्स का। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। कहाँ पे? यहाँ पे। ये देखिए, यह जो है रसायन है, अभी हम लिख देंगे। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्ट को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका को ध्रुविका में इसी तरह विद्युत आवेग प्रवाह होता रहता है। बच्चों, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरह से यह रिस्पांस हुआ। जिस तरह से आपके घर में जगह जगह बोर्ड लगा होता है, हर कमरे में सप्लाई आई एक बोर्ड में, फिर वहां से दूसरे बोर्ड में, फिर वहां से तीसरे बोर्ड में, ठीक उसी तरह बच्चों हमारे शरीर के अंदर भी जो तंत्रिकाओं का जाल है वह जाल इसी तरह से जुड़ा होता है। कैसे? एक सूचना कोशिका काय से मिली, अब वो किधर भेजी गई? तंत्रिका के अंतिम सिरे की तरफ। वहां पर उसके अंदर से कुछ केमिकल स्रावित हुए और उसे दूसरी तंत्रिका तंत्र ने अपने डेंड्राइट के माध्यम से रिसीव कर लिया। ठीक, दो चीजें होती हैं। पहली बात, आइए यहाँ पे थोड़ा दिखाते हैं। यह हम एक आउट डायग्राम बना रहे हैं बच्चों। ठीक है, यहां से इंपल्स चला, कहीं से इसने इंपल्स रिसीव किया। ये क्या है? इंपल्स। इंपल्स कहीं से इसने रिसीव किया। यह इंपल्स इसके डेंड्राइट्स, यह क्या है बच्चों? यह डेंड्राइट्स हैं। इसके डेंड्राइट्स जो भी ऊपर बताया हमने,
इसने कहीं से इम्पल्स, कहीं से उद्दीपन रिसीव किया, यह उद्दीपन इसके अंदर से चलता हुआ यहाँ आएगा, ठीक, इधर आएगा, इसमें आ गया। यह उद्दीपन यहाँ पे उपस्थित केमिकल को अपनी खबर दे देता है, ठीक। अब देखिए इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा एग्जाम है, इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा एग्जाम है, यहां से ये जो ट्रांसमीटर्स हैं, जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स बोलते हैं बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। इनके अंदर जो यह लिक्विड भरा होता है उनको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक। यह तुरंत इसे पार करके, अर्थात इसे पार करके क्या बोलते हैं, इसे सिनेप्स बोलते हैं। जो ये गैपिंग बनती है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक। इसे पार करके वह यहाँ पे आ जाती है, दूसरे न्यूरॉन्स में प्रवेश कर गया, फिर यह इम्पल्स बन गया, ठीक। ध्यान रखिए, जब इम्पल्स प्रवाहित हुआ तो वह कहां से, साइटॉन, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, साइटॉन बोलते हैं। ये क्या है, एक्सॉन है, ठीक है, यह ऊपर नाम लिखे हुए हैं। साइटॉन डेंड्राइट्स ने इसे रिसीव किया, ठीक। डेंड्राइट से कहां आए, एक्सॉन के माध्यम से ये यहां तक आए, लास्ट पॉइंट तक, कहां तक, अंतिम तक, अंतिम सिरे तक आए। यहां पर यह इंपल्स अपनी इंफॉर्मेशन किसको दे देता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को, अर्थात केमिकल्स को। यह केमिकल ही उस इंफॉर्मेशन को लेके सिनेप्स को पार कर जाता है, जो यहाँ पे सिनेप्स है उसे पार कर जाता है, ठीक। पार करके जब वह दूसरे, यहाँ पे क्या है, यह दूसरे का साइटॉन है, यह डेंड्राइट है। कैसे भाई, यह एक न्यूरॉन है और यह क्या है, यह दूसरा न्यूरॉन है, ठीक। एक न्यूरॉन ने इंपल्स लिया, इंपल्स उसके अंदर से होता हुआ, अर्थात एक्सॉन से होता हुआ टर्मिनल पॉइंट्स, अर्थात टर्मिनल बटन्स बोलते हैं बच्चों इसे, वहां तक पहुंचा। वहां पे यह इंपल्स केमिकल में चला गया और केमिकल के फॉर्म में परिवर्तित होकर साइनेप्स को उसने क्रॉस कर लिया, ठीक। क्रॉस करने के बाद से जो ही यह दूसरे न्यूरॉन्स के अंदर आता है तो वो फिर वह इंपल्स में बदल जाता है। अब फिर वह इंपल्स के माध्यम से, एक्सॉन के माध्यम से फिर तीसरे न्यूरॉन में चला जाता है, ठीक। यह तो हुआ न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्शन, अर्थात एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरह से जुड़ता चला जाता है, ठीक। अब यहाँ पे मान लीजिए यहीं पे कोई मसल है, कोई पेशी है, ठीक, तो ठीक है, यहाँ पे इसके बटन्स ऐसे आ जाएंगे ये, और जो प्रभाव इसको दिखाना है वह जो पेशी है, यह जो टिश्यू है, जो मसल टिश्यू है, यह दिखा देंगे, ठीक। जो मस्कुलर टिश्यू हैं वो दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से नर्वस का जो ट्रांसमिशन है एक जगह से दूसरी जगह पे होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों देखिए, यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। इसी तरह का एक अंतर्ग्रथन सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों की तंत्र अन्य कोशिका जैसे पेशी कोशिकाओं की ग्रंथि तक ले जाता है। अर्थात अगर जो दूर जाना है, ज्यादा दूर, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है बच्चों, एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक एक्सॉन है, इसका ये क्या है, ये बटन्स है, ठीक। फिर इसके नीचे यह दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दोनों न्यूरॉनों के बीच में यह जो गैप होता है बच्चों, यह जो गैपिंग होती है उसे ही बोलते हैं सिनेप्स। उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्स।
ये देखिए अंतर्गठन, इसे क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो यहाँ पे भरे होते हैं, यहाँ पे इसके अंदर भरे होते हैं, ठीक है। यही न्यूरोट्रांसमीटर तुरंत यहां तक, यहां से जो इंपल्स आ रहा है, यहां से जो इंपल्स इसके डेंड्राइट ने रिसीव किया, ठीक, डेंड्राइट के द्वारा ही ये रिसीव किए जाएंगे, ठीक। यह इंपल्स इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। यही इंपल्स इन केमिकल्स में, अर्थात ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये बहुत बेसिक चीज है बच्चों, इसे समझ लो तो सारी चीज समझ में आ गई। बाकी जो रटना है वो तो होता ही रहेगा, लेकिन यदि यही समझ में नहीं आया तो फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यह क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। यही न्यूरोट्रांसमीटर्स यहां से क्रॉस करके इसमें आते हैं, ठीक, सिनेप्स में आते हैं, और सिनेप्स के बाद यह दूसरे डेंड्रॉइड द्वारा दूसरे एग्जाम के रिसीव कर लिए जाते हैं, ठीक है। जब यहां तक यह इंपल्स के फॉर्म में आ रहा है, यहां भी इंपल्स है, यह इंपल्स न्यूरोट्रांसमीटर में अपना संदेश दे दिया, और यह न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्स को पार करके दूसरे, यह क्या है? पहला है और यह दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, इसके अंदर आ गया। अब ज्यों ही इसके अंदर यह आएगा, तुरंत यह फिर किसमें बदल जाएगा? इंपल्स में बदल जाएगा, तुरंत यह फिर इंपल्स में बदल जाएगा। अर्थात इंपल्स केमिकल में जनरेट होता है, और केमिकल पुनः उस इंपल्स को जनरेट करा के दूसरे न्यूरॉन्स में भेज देता है। बच्चों, इसी तरह का एक सीक्वेंस, इसी तरह की कड़ी, जैसे जंजीर देखा है आपने, जंजीर में कड़ियां बनी होती हैं, एक दूसरे में फंसी होती हैं, उसी तरह से आपके शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम भी एक तंत्रिका तंत्र दूसरे तंत्रिका से जुड़ी होती है और चलती चली जाती है जहां तक उसकी आवश्यकता होती है। अब यदि यहाँ पे कोई आर्गन है, कोई भी आर्गन, ठीक, तो और उसकी क्या है? मांसपेशी है, ऐसे मसल है, तो यहाँ पे ये अपना इफेक्ट दिखा देगा, यहाँ पे अपना इंपल्स दिखाएगा, भाई इसे मोड़ना है, फैलाना है, मोड़ना है, फैलाना है, या फिर आपके हाथ से कोई गर्म चीज लग गई, तुरंत आपको हटाना है। ये कौन करता है बच्चों? इसी तरह से संदेश प्रवाहित होता है, ठीक है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। यह यदि आप जान लेते हैं तो 50% दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल क्रमबद्ध है ये, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लिखा भी है, तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है, और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत करता है। विशिष्टीकृत कहने का मतलब क्या हुआ? यही विशिष्टीकृत करना कहलाता है, कि इंपल्स को केमिकल में चेंज करना, अर्थात इंपल्स को केमिकल के फॉर्म में चेंज कर देना, अब फिर उस केमिकल को इंपल्स के फॉर्म में चेंज कर देना। अर्थात जस्ट लाइक, जैसे आपने चार्जेबल बैटरी देखा है, चार्जेबल बैटरी देखा होगा आप लोगों ने, आपके यहाँ जो इन्वर्टर लगा है बच्चों, समझिए कुछ कुछ उसी बेस पे ये काम कर रहा है। कैसे? बिजली आती है तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में बदल के बैटरी में संरक्षित कर दिया जाता है। ध्यान से सुनो भाई, जब बिजली रहती है तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करके आपके बैटरी में सुरक्षित कर दिया जाता है, और जब बिजली कट जाती है तो वही केमिकल ऊर्जा पुनः विद्युत ऊर्जा के रूप में आपको प्राप्त हो जाती है। बच्चों, एग्जैक्ट वही फेनोमेना यहां भी हो रहा है। क्या हो रहा है? जो इंपल्स आ रहा है वह इलेक्ट्रिक फॉर्म में है, और सिनेप्स पे आके वह केमिकल में बदल जाता है। फिर वही केमिकल जब दूसरे न्यूरॉन्स को अपना इंफॉर्मेशन देता है तो वह चीज उस न्यूरॉन्स के थ्रू आगे बढ़ती है, तो फिर वह करंट में बदल जाती है। ठीक, एग्जैक्ट चीज वही हो रही है बच्चों जो आपके घर में इन्वर्टर में होती है। ठीक है, बेहद लाजवाब है ये, और इसी पे आपकी शरीर वर्क करती है। कितना
जबरदस्त मैकेनिज्म है आपके शरीर के अंदर बच्चों, यह जानना समझना बहुत जरूरी है। और एक स्टूडेंट होने के नाते, बायो के स्टूडेंट होने के नाते आपको प्रत्येक क्रियाविधि पर नजर रखनी चाहिए। आप अपने शरीर के विषय में जानिए, समझिए, और उसकी शुरुआत हम लोगों ने कर ही दिया है बच्चों। ठीक है, बने रहिए ई आचार्य के प्लेटफॉर्म पर। पुनः इंटरेस्टिंग मैटर के साथ, क्रियाकलाप से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।